पूर्व क्षेत्र कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में सबको स्वागत है। अभी ऋग्वेद का संगठन मंत्र को गोपाल विश्वास उसी घाट को करिए। गोपाल दास, हाँ। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतम् भागं यथा पुरुषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रेवः समानेन पुरुषाद्भूमि समानीव समानहृदयानीव समानो मस्तु वो मनो तथा पुरुषः पश्यति। प्रवाह पूर्व क्षेत्र कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में सबको स्वागत, सबको नमस्कार। मेरा सभक्ति प्रणाम डॉक्टर सदानंद शास्त्री जी को। हाँ, एक परिकल्पना है, सर्वभारतीय परिकल्पना। प्रज्ञा प्रवाह एक अखिल भारतीय मंच, इसमें अखिल भारतीय दृष्टिकोण से उनका इतिहास, लक्ष्य, विकासक्रम ये सभी आज जितने उपस्थित है सभी कार्यकर्ता को अच्छा तरह से जानकारी चाहिए। इसलिए आज उपस्थित है माननीय डॉक्टर सदानंद जी शास्त्री, सदानंद जी एमटेक पीएचडी NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीनियर प्रोफेसर थे। 64 प्रज्ञा प्रवाह का अखिल भारतीय भूतपूर्व संयोजक उस समय सदानंद जी का पूर्व क्षेत्र में बहुत विस्तारित प्रवास हुआ था, बहुत आनंददायक, बहुत प्रभावी सदानंद जी का प्रवास हुआ था। खूब आनंद की बात है, वो था इस आदत पार्टी नहीं था। जब 15-16 तारीख में सदानंद जी का विषय था, सदानंद जी आए थे सिलीगुड़ी में 2 दिन प्रवास के बाद वो एक आप जैसा आज जैसा लॉकडाउन चल रहा है ऐसा उनका बहुत सारा किताब है। अखंड भारत डॉक्टर सदानंद शास्त्री बंगला भाषा में भी बहुत सारे प्रचलित है, बहुत पुराना है। वही है वो किताब का जो राइटर डॉक्टर सदानंद शास्त्री, अखंड भारत विषय में एक्सपर्ट। उस समय विश्व भारती में शांति निकेतन में सदानंद जी शांति निकेतन में और खड़गपुर IIT में एक बहुत जानकारी विषय, प्रभावी विषय था साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ भारत। कोरोना समय में ही सदानंद जी का विषय इंग्लिश में था, प्रश्नोत्तर कुछ हिंदी में था, तो बहुत प्रभावी। आज भी
खड़गपुर IIT, विश्व भारती, उनका सब याद है, सदानंद जी का बौद्धिक का। तो दक्षिण बंगाल में प्रवास के बाद, उत्तर बंगाल में प्रवास के बाद दक्षिण बंगाल, उसके हम गए थे संबलपुर, पश्चिम उड़ीसा। पश्चिम उड़ीसा में सदानंद जी का बहुत संघ कार्यालय में अच्छा बौद्धिक था। इसके बाद कटक, भुवनेश्वर, उस समय प्रवास सदानंद जी का ऐसा ही था, लगभग 2 सप्ताह का, एक पक्ष का सदानंद जी का प्रवास था। तो बार बार पूछते थे सदानंद जी बंगाल में क्या चल रहा है। मेरा सदानंद जी का दिन में एक साइड में बहुत क्षेत्र अच्छा किया, उसका बहुत, जब उनका ठीक नहीं था, ऑपरेशन हुआ था, तब भी पूछते थे कि बंगाल में क्या हालचाल है, चल रहा है। तो से शंकर रहेगा, उड़ीसा है, सबके साथ एक बैठक में बार बार पूछते थे। तो आज हमारा सौभाग्य है, सदानंद जी हमारा साथ है, 1.5 घंटा रहेंगे। सारा देश में ऐसा ही प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। आज का जो विषय सदानंद जी है, हमारा जो प्रज्ञा प्रवाह, इस प्रवाह का से गंगा सागर तक, इस प्रज्ञा प्रवाह का प्रवाह गंगा का गोमुख से गंगा सागर तक यात्रा सदानंद जी प्रज्ञा प्रवाह का संयोजक थे, अभिनंदन है। उसके अलावा उनका अपना दायित्व है विश्व, लगभग सभी महादेश में संघ का काम है। उसका प्रशिक्षण वर्ग होना, विश्व विभाग का बड़ा दायित्व उनका था। उस दिन उनका तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत प्रस्तुत है। तो आज सदानंद जी हमारे साथ है, बहुत सौभाग्य है। अभी 10 से 11:30 तक, आज 10 से 11:30 तक सदानंद जी का 30 तारीख 10 से 11:30 तक। कल का टिकट है प्रमुख जगत, प्रतिभाषा और व्यक्ति को रखेंगे रामाशीष जी काशी के। विषय सत्र पहले उनका बौद्धिक रखेंगे, इसके बाद प्रश्नोत्तर होगा। समाप्ति का टाइम है समाज 11:30 11:30। नमस्कार। यहाँ बंगाल के पूर्व क्षेत्र के प्रवास के बारे में अरविंदा ने कुछ बताया है आपको। उस प्रवास के दौरान आप में से जो कुछ चीजें तो दिख रहे हैं, कुछ अन्य भी होंगे तो प्रत्यक्ष भेंट आपकी इस दौरान हुई है। कुछ परिचित है, कुछ अपरिचित। जैसा बताया, प्रज्ञा प्रवाह की विकास यात्रा, यह मुझे आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। प्रारंभ में 1-2 विशिष्ट बातें हैं जो शिक्षण वर्ग में शामिल लोगों के लिए एक होता है कि सामान्य जानकारी की दृष्टि से उद्बोधन। जनरल लोग रहते हैं और उनके लिए किसी विषय के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण होता है। आजकल सब तरफ ऐसी परिस्थिति है कोरोना के कारण, हम प्रत्यक्ष मिलने के स्थान पर इस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से हम लोग मिलते हैं। तो यह आज का जो आयोजन है, ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग इस रूप में, जनरल इंफॉर्मेटिव सेशन इस रूप में नहीं है। कार्यकर्ताओं की विशिष्ट काम करते रहते हैं और उस दौरान काम करते समय जिन बातों के माध्यम से उनकी क्षमता बढ़ती है, उनका विचार का दायरा बढ़ता है, ऐसे विषयों की
इसलिए होती है, और इसलिए एक जनरल इस प्रकार का ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, इसका एक जनरल ट्रेंड अभी मध्य क्षेत्र का यह वर्ग चल रहा है। सुबह 7:30 बजे से उनके सत्र में 9:30 बजे तक, 10 बज गए थे, 9:30 तक। तो ये इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के अन्य स्थानों पर होने वाले, कहीं प्रांतशाह होगा, कहीं क्षेत्रशाह होगा, अपना क्षेत्रशाह, मध्य क्षेत्र का भी क्षेत्रशाह, कहीं प्रांतशाह भी रहेगा, जैसी परिस्थिति। ये प्रशिक्षण वर्ग तो साधारणतः इस प्रकार के वर्ग में जब फिजिकल की यह प्रशिक्षण वर्ग होता है तो लोग एक रचना में बैठते हैं, जिनको दिक्कत होती है, इसलिए कुर्सी की भी व्यवस्था होती है, लेकिन अधिकांश लोग पीछे बैठकर और फिर जो प्रस्तुति में से कोई बिंदु अपने लिए नया है, मदद होता है, तो बाद में भूल सकते हैं, तो संक्षेप में वो बिंदु भी लिखे ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम में एक पद्धति ऐसी रहती है कि बीच बीच में हम कमेंट्स करते हैं कि सब लोगों को दिखे बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण है, ऐसा अलग अलग प्रकार के कमेंट्स उसमें ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ये होता है। लेकिन यह चूंकि कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग है, इसमें इस प्रकार के कमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कमेंट जब व्यक्ति देता है उस समय वो सुनने में उसका फोकस नहीं होता है, लिखने में फोकस होता है। मैं क्या लिख रहा हूँ, 2-3-4 वाक्य में लिखते, तो कार्यकर्ता का जो बताया जा रहा है उस पर पूरा फोकस रहे, इसलिए साधारणतः अन्य ऑनलाइन प्रोग्राम में जो बीच बीच में कमेंट्स देने की पद्धति है वो हम लोगों ने इस समय नहीं करना चाहिए। जनरल इंफॉर्मेटिव सेशन है, उसमें हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो एक तो यह नहीं करना, मुझे लिखना है तो उद्बोधन में कहने में जो महत्व की बात, नई बात है, उसको कहीं न कहीं 2-3 शब्दों में हम अपने पास डायरी होती है उसमें लिख सकते हैं। ये सबके लिए कमेंट्स के रूप में नहीं होता, स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग आगे चल करके हम कर सकते हैं, इस रूप में वह किया जाए। थोड़ा ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम की आचार पद्धति है कमेंट देना वगैरह, उसका हम लोग यथासंभव इसमें नहीं करेंगे। We should have 100% focus on the thing which are being told by the person who is taking up that session. दूसरा, ये प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग है। तो प्रज्ञा प्रवाह की थोड़ी भूमिका मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन प्रज्ञा प्रवाह जिस विशाल परिवार का एक अंग है वह है संघ का विचार परिवार। क्योंकि हम संघ विचार परिवार से जुड़े हुए हैं, इस कारण से बहुत संक्षेप में संघ क्या है और साधारणतः क्या करता है ये बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। फिर प्रज्ञा प्रवाह संक्षेप में कहना, इसलिए स्थापना की वगैरह इन सारी बातों के पीछे में नहीं पड़ता। नहीं जानते तो बाद में मालूम करेंगे। लेकिन संघ की जो स्थापना हुई वह 1925 में हुई, स्वाधीन में हम पराधीन थे उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो स्थापना की, और डॉक्टर हेडगेवार जी का एक जो विशेष बात है वो बंगाल से जुड़ी हुई है, इतना केवल मैं आपको बता, ये विद्यार्थी जीवन से ही, बिल्कुल बाल्यकाल से ही देशभक्ति जिनको जन्मजात देशभक्त, तो किशोर आयु में आते आते इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम ये कर चुके। तो उस समय के जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए वरिष्ठ लोग हैं उनके ध्यान आया कि यह जो तरुण है उसमें बहुत पोटेंशियल है, आगे चल करके बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए इन लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार जी का जब मैट्रिकुलेशन पूरा हो गया तो डॉक्टरी करने के लिए नागपुर में कॉलेज में वे जा सकते थे, लेकिन उस समय के नागपुर के वरिष्ठ स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने तय करके इन्हें बंगाल में, कोलकाता में डॉक्टरी की अभ्यास करने के लिए भेजा।
Let me तो भेजा listen. क्योंकि बंगाल उस समय पर स्वाधीनता संग्राम और खास करके क्रांतिकारियों का एक गढ़ था, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन बंगाल। तो ये युवक वहां जाकर के अध्ययन करेगा तो इसको उस प्रकार की जानकारी अभी मिलेंगी। और आप लोगों को शायद यदि मालूम नहीं होगा तो आश्चर्य होगा कि डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते ये बंगाल में जो स्वाधीनता संग्राम रिलेटेड गतिविधियां होती है उसमें पूरी तरह से शामिल रहते हैं, पूरी तरह से। जो क्रांतिकारकों का कोर ग्रुप होता है, कोर ग्रुप, उस कोर ग्रुप में भी ये जुड़े हुए थे। तो साधारणतः कोर ग्रुप के लोग जब समाज में भी अन्य जगह पर भी आपस में बात करते हैं तो अन्य लोगों को पता न चले, यदि कोई नजर रखने वाला है सही नाम का, तो इन्हें एक अलग नाम दिया जाता है, अलग नाम दिया जाता। तो उस कोर ग्रुप में थे और इनका अलग नाम उस समय पर था कोकेन। Jogen. ये मैंने इसलिए बताया कि बंगाल से जो इनका कनेक्शन है वो आपके ध्यान में रहे। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद नागपुर गए, स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह करके जेल भी गए, कांग्रेस के सत्याग्रह में सारे काम ही क्रांतिकारी को भी कोर ग्रुप में रहे और इधर कांग्रेस की ओर से जो अहिंसक सत्याग्रह होता था उसमें भी भाग लेकर जेल में रहे। तो जेल में रहे तो वो जो मुकदमा चला था तो किसी ने कहा कि आपको हम सरकारी वकील मुहैया कराते हैं, उन्होंने कहा नो, मेरा डिफेंस मैं खुद करूंगा। और फिर उन्होंने अपने डिफेंस में जो बातें कही थी तो कोर्ट वर्डिक्ट में ये मेंशन है। इन पर कौन सा आरोप लगा था कि इन्होंने सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से भाषण दिया और लोगों को भड़काया। यह इन पर आरोप था जिस पर मुकदमा चल रहा था। बाद में उनको सजा भी हुई 6 महीने की वगैरह सजा भी भुगती हुई, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने जो भाषण दिया था उस समय तो न्यायाधीश के जिसमें फैसला सुनाया गया उस कोर्ट वर्डिक्ट में इट इज मेंशन, क्या मेंशन किया हुआ है उसमें वर्डिक्ट में कि जिस भड़काऊ भाषण के कारण इन पर मुकदमा चल रहा है, अभी कोर्ट में उन्होंने जो अपना डिफेंस किया है वह डिफेंस उस ओरिजिनल भाषण से भी ज्यादा भड़काऊ है, ऐसा कहते हुए उन्हें सजा दी गई। लेकिन कुल मिलाकर के उनके ध्यान में आया कि इस देश में हिंदुत्व को लेकर के बहुत या तो गलत धारणाएं हैं या जानते ही नहीं। और हिंदुत्व यहाँ का मूल आधार, ये धर्म इस रूप में नहीं, ये संस्कृति इस रूप में। भाई हिंदू शब्द अनेक संदर्भों में उसका उपयोग किया जाता है। जब रिलीजन इस रूप में करते हैं तब हिंदू धर्म भी बोल देते हैं, लेकिन जब संस्कृति इस रूप में कहते हैं उसको हिंदू संस्कृति भी कहा जाता है। तो हिंदू धर्म की व्याप्ति अलग है, हिंदू संस्कृति की व्याप्ति अलग है। और इस हिंदू संस्कृति के अंतर्गत भारत में रहने वाले सभी भारतवासी जो यहाँ के हैं, भले ही उनका रिलीजन कोई और हो, वो सब इस हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए कोई मुसलमान भी है, यहीं का जन्म है, यही उसका देश है। तो इस देश की जो संस्कृति है वह संस्कृति उसकी भी है, ऐसा सोच होना चाहिए। यह सोच कम लोगों का था। और हिंदू धर्म को जैसा संकुचित लोग कहते हैं वैसे हिंदू संस्कृति को भी संकुचित करने की प्रक्रिया भारत आज तक चली आ रही है। लेकिन संघ को अभिप्रेत जो हिंदुत्व है, हिंदू संस्कृति है, वो बड़ी व्यापक है कि इस भारत में रहने वाले सभी देशवासियों को उनका मजहब चाहे जो हो, वो सब इस हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ऐसे सब लोगों के लिए उनमें देश प्रेम की भावना जगे, क्योंकि अन्य उनका जो मूल चिंतन था कि इस देश के लोगों के मन में अपने देश के प्रति भक्ति भाव यदि उत्पन्न नहीं होता, उस दिशा के काम वो नहीं करते हैं, तो आज पहले हम मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, आगे चल के और किसी के गुलाम हो जाएंगे।
तो द रियल प्रॉब्लम इज हिंदू समाज यानी संस्कृति की दृष्टि से यह। तो इसके विचार बदलना, इसका कुल मिलाकर के स्वरूप बदलना, यह बड़ा लक्ष्य लेकर के और फिर इस देश में जो कुछ भी होगा वो हिंदुत्व के आधार पर होगा। फिर से ध्यान रखें कि ये हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, ये यहाँ की संस्कृति का नाम है हिंदुत्व। तो उसके लिए काम करते हुए संघ प्रारंभ हुआ, उसके लिए काम का लक्ष्य लेकर जब सारे देश के लोगों को समाहित करना है तो संघ की एक विशिष्ट स्थिति बनी। उस स्थिति के बाद अब यह विचार केवल जो संघ से जुड़ते हैं वहां तक सीमित न रहे, जो संघ में नहीं आते हैं उनमें भी यह राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अन्य क्षेत्रों में संगठन प्रारंभ किए। वो मजदूरों का क्षेत्र होगा, विद्यार्थियों का क्षेत्र होगा, किसानों का क्षेत्र होगा, वैचारिक लोगों का, सब प्रकार के क्षेत्रों में यह भाव उत्पन्न किया जाना जो कि संघ के व्यापक लक्ष्य के पूरक है। तो इस दृष्टि से संघ का इतिहास जब हम देखते हैं तो संघ पर दो प्रतिबंध आए थे। तीसरा प्रतिबंध तो नाम लेवा था, उसका उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है। बाबी ढांचा बढ़ाए जाने के बाद जो प्रतिबंध आया था इट वाज ए मॉकरी ऑफ प्रतिबंध, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन पहले दो प्रतिबंध, एक गांधी हत्या के बाद और दूसरा इमरजेंसी जब 75 में लगी, तो दो बड़े भयानक प्रतिबंध थे। हजारों की संख्या में लोगों को जेलों में बंद करके यातनाएं दी गई। तो पहला जो प्रतिबंध था उसके बाद उस समय जो अपने सरसंघ चालक थे परम पूज्य गुरु जी, उनका कहा हुआ है कि यह प्रतिबंध के कारण संघ 10 वर्ष पीछे चला, 10 वर्ष पीछे चला। इसके विस्तार में मैं नहीं गया, लेकिन ये वस्तु स्थिति थी। जब 75 का प्रतिबंध 77 में उठा, उस समय सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस। उनका भी एक वक्तव्य आया था कार्यकर्ताओं के लिए। वो क्या वक्तव्य था 77 का, कि अब संघ 10 वर्ष आगे बढ़ गया। अब इसका क्या है, 10 वर्ष पीछे जाना तो समझ में आता है, संघ पर इतना आघात लगा कि संघ थोड़ा पीछे हट गया, पीछे चला गया, पूर्व स्थिति में आने में उसको समय लगेगा। ये 748 वाला प्रतिबंध की बात होगी। लेकिन जो 75 का प्रतिबंध था, जो 77 में उठा, 77 में, उसके बाद जो बाला साहब ने कहा कि संघ 10 वर्ष आगे चला गया, उसका उन्होंने अर्थ ये बताया कि संघ रूटीन वे में यदि सारा देश में चलता रहता तो जिस तरह के काम 10 वर्ष बाद संघ ने हाथ में लेने चाहिए, उस तरह के काम अब परिस्थितियां ऐसी बनी है कि संघ को आज ही हाथ में लेना पड़ेगा। जो 10 साल बाद जो करना है वो आज हमें करना पड़ेगा। इस दृष्टि से उन्होंने कहा था कि संघ 10 वर्ष आगे चले, और फिर स्वाभाविक रूप से इस दिशा में फिर बहुत सावधानी रख करके, बहुत सोचते हुए काम करने पड़ते हैं। उसमें से एक काम था अन्य क्षेत्रों में, पहले प्रतिबंध से पहले यानी 75 के प्रतिबंध से पहले केवल कुछ क्षेत्रों में विविध क्षेत्र के रूप में काम प्रारंभ हुआ था। विद्यार्थी जगत है, मजदूर जगत है, पता जैसे डॉक्टर, ये बड़ी संख्या वाले संगठन रहे, जन संगठन इनको कहा। अधिकांश संगठन सन 75 से पहले जो प्रारंभ है वो इस श्रेणी के। प्रतिबंध के बाद जो 10 साल आगे जाने वाली बात कही, उसमें से एक बात यह भी, बल्कि दो बातें बताऊंगा। ये प्रमुख कार्यकर्ताओं को ये बैकग्राउंड समझना आवश्यक है। जनरल लोगों के सामने ये विषय नहीं रखा जाएगा, ये हम प्रमुख कार्यकर्ता के सामने विषय रखा जा रहा है कि एक जिसको हम बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, व्यापक जनांदोलन। ये हम ध्यान है कि 82 में जो मीनाक्षीपुरम में कन्वर्शन का, पूरे गांव का कन्वर्शन हो गया, उसने देश को झकझोर दिया था। जो उस समय पर संघ के संपर्क में थे कार्यकर्ता के रूप में, तो उन्हें ध्यान होगा कि 83 में
एक बहुत बड़ा आयोजन, देशव्यापी आयोजन हुआ था एकात्मता यात्रा के लिए। पूरे देश को इस बड़े आंदोलन ने मत दिया। अभी 5 साल मुझे कहा था, 10 वर्ष आगे, शायद इस तरह का बड़े जन आंदोलन का काम संघ शायद 10-15 वर्ष के बाद अपने हाथ में लेता, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन गई उसमें उस संघ को पहले ही उसका उस तरह का जन आंदोलन वाला काम हाथ में लेना पड़ा, जिसको मैंने एकात्मता यात्रा के रूप में आपके सामने उल्लेख किया। आप जान सकते हैं इसके बारे में। दूसरा जो काम वह काम था कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी हमने कार्य प्रारंभ करना चाहिए जो आज हम नहीं किए हुए। जैसे मैंने बताया, जन संगठन के रूप में कुछ संगठन प्रारंभ हुए, लेकिन वैचारिक क्षेत्र के संगठन अभी प्रारंभ नहीं हुए थे। और शायद रूटीन देश का वातावरण रहता तो शायद ये काम जब हुआ है उसके भी 10-15 साल बाद हाथ में लिया जाता संघ के द्वारा। लेकिन उस परिस्थिति के कारण यह ऐसे क्षेत्रों में भी कार्य अब प्रारंभ होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, जिसको हम वैचारिक क्षेत्र भी समझते हैं। तो वैचारिक क्षेत्र में भी संगठन प्रारंभ हुए इसी दौरान किए, अपना प्रज्ञा प्रवाह भी इसी दौरान प्रारंभ किया है। तो अब इस बैकग्राउंड में हमने थोड़ा सा प्रज्ञा प्रवाह का क्या, किस रूप में प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ और कैसे उसकी यात्रा रही आज तक की, ऐसा संक्षेप में आपके सामने विषय रखा जाएगा। लेकिन हम इस विशाल संघ विचार परिवार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए संघ का साधारणतः क्या सोच है, संघ क्यों प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ तो नहीं बताया, लेकिन क्यों प्रारंभ हुआ और संघ का विकास कैसे कैसे होता गया, यह जानना कम से कम हम जैसे प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक। नए आदमी के लिए धीरे धीरे जब उसकी समझदारी बढ़ेगी, अपने से जुड़ाव ज्यादा हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये बातें उसके सामने लाई जा सकती है। लेकिन हम प्रमुख कार्यकर्ता, हमें बैकग्राउंड होना चाहिए। तो सन 1987 में अपने संघ के वरिष्ठ चिंतक ये बैठे, बस 8-10 की संख्या में रहते थे, बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती। जब गहन चिंतन मंथन करना होता है तो 100 लोगों को लेकर के गहन चिंतन मंथन नहीं, 8-10 लोग होने, उस स्तर के होने चाहिए। तो ऐसे लोगों का एक जगह पर बैठ करके कि अब ये वैचारिक क्षेत्र में हमने क्या करना चाहिए, वैचारिक क्षेत्र, यह सोचने के लिए 2 दिन की 2 बैठकें हुई। एक जनवरी में हुई है और एक अप्रैल में हुई। जनवरी वाली बैठक जो है ये दिल्ली में हुई थी और अप्रैल वाली बैठक जो है यह बेंगलुरु में हुई थी। इसमें से मोटा मोटी विचार मंथन हो गया, कुल मिलाकर के दिशा तय हो गई, लेकिन बाकी डिटेल्स तय नहीं हुए। तो ये बाकी डिटेल्स तय करने के लिए जो ऐसे वरिष्ठ विचारकों की विचार परिवार की बैठक हुई थी, अब उसका भी बंगाल से संबंध है। यह बैठक कोलकाता में हुई 29 और 30 दिसंबर 1987। ये बड़ी लैंडमार्क बैठक है, क्योंकि इसमें ही कुल मिलाकर के वैचारिक क्षेत्र में यह काम प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया गया था। और उस समय पर उस काम को एक नाम भी दिया गया था, प्रज्ञा भारती। इस नाम से काम प्रारंभ होना चाहिए। अब आप लोगों को रुचि होगी, उत्सुकता भी होगी और जानना भी चाहिए कि यह इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए। तो मैं नाम पढ़ता, थोड़ा सा मुझे इसलिए प्रश्न का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें कोलकाता से बैठक थी, उस समय सुदर्शन जी जो बाद में सरसंघ चालक भी बने, वो उस समय पर उनका केंद्र कोलकाता था और उनकी तरफ पूर्व क्षेत्र था, पूर्व क्षेत्र कहा जाता था, अब असम क्षेत्र कहते हैं। पूर्व क्षेत्र जिसमें बंगाल से लेकर असम तक के क्षेत्र आते थे, प्रांत आते थे, उसके वो क्षेत्र प्रचारक थे, साथ में शायद बौद्धिक प्रमुख भी थे। ऐसे 2 दायित्व उनके थे, लेकिन उनका केंद्र था कोलकाता।
तो ये सुदर्शन जी उस बैठक में थे। कोलकाता के एक और बहुत वरिष्ठ चिंतक कार्यकर्ता आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे, श्री सुजीत जी धर, यह भी उस बैठक में शामिल थे। उसके अलावा केरल के बहुत बड़ा नाम जो है पी परमेश्वरन, वैचारिक क्षेत्र, ये परमेश्वरन जी थे तिरुवनंतपुरम से। चेन्नई के उस समय के बहुत बड़े अपने विचारक चिंतक थे श्री वी एस नरसिम्हन, ये मदुरई से थे। बेंगलोर में बैठे हुए मैंने बताया, तो बेंगलोर के भी थे उसमें एक श्री एमसी जयदेव, बाद में एक क्षेत्र प्रचारक भी बने। दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी, तो दिल्ली से भी एक अपने बहुत वरिष्ठ विचारक और बहुत उनका लेखन कार्य भी है श्री देवेंद्र स्वरूप, ये भी उस बैठक में थे दिल्ली के। दिल्ली से एक और नाम इसमें शामिल था, हम जानते हैं ऑर्गेनाइजर नाम का अपना एक साप्ताहिक चलता है, अपने विचारों को लेकर के चलता है, और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है वैचारिक जगत। सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वैचारिक जगत में जैसे पांचजन्य हिंदी भाषी इसमें बड़ा ही उसका स्थान है, वैसे ही अंग्रेजी भाषा के इस प्रकार के साप्ताहिकों में ऑर्गेनाइजर का नाम आता है। उस ऑर्गेनाइजर के जो संपादक थे वो के.आर. मलकानी, ये बहुत बड़े विचारक थे, ये भी दिल्ली से थे, ये भी इसमें सम्मिलित थे। प्रयाग से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो अब बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में है, उस समय भी बीजेपी से ही जुड़े हुए थे, लेकिन वैचारिक जगत में इनका अपना स्थान है। इस कारण से मुरली मनोहर जी जोशी भी इसमें उपस्थित थे। और नागपुर से अपना जो केंद्र स्थान है नागपुर, इस नागपुर में एक बहुत वरिष्ठ चिंतक, सौभाग्य है कि ये आज भी अपने बीच में है, शायद अब 95-96 ईयर के हो गए होंगे, श्री माधो वैद्य ने, ये अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख भी रहे हैं, इनके बेटे भी प्रचारक हैं, और एक बेटा तो इस समय सहसर कार्यवाह है, मनमोहन जी वैद्य जी, दूसरा बेटा है वो प्रचारक है, वो विश्व विभाग सह संयोजक है, केंद्र उनका लंदन है। तो ऐसे पुत्रों को जिन्होंने जन्म दिया और उन्हें इस लायक बनाया कि इसे बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो वहन कर सके, वे माधो वैद्य भी इस चिंतन बैठक में शामिल थे जो कोलकाता में थी। तो ऐसे ये 9 वरिष्ठ चिंतक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह नवरत्न, उस समय के संघ विचार परिवार के नवरत्नों में से इनकी गिनती होती है। तो ऐसे 9 वरिष्ठ चिंतक इस बैठक में उपस्थित थे, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि वैचारिक क्षेत्र में कोई हमको अब दखल देना पड़ेगा, देना चाहिए। तो प्रज्ञा भारती के नाम से कार्य प्रारंभ हुआ। अब इसका लक्ष्य क्या? थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस मेरे लिए शुरू हो गया है, तो मैं अपना वीडियो थोड़ा रोक देता हूँ, हाँ चलेगा ना अरविंदा? हाँ हाँ हाँ, मैं वीडियो थोड़ा तो कटने लगेगा। क्या आवाज आ रही है सबको? हाँ, सब अच्छा बस देखने से भी बस ठीक है, थोड़ा अभी डिस्टर्बेंस था, मैं बाद में ऑन कर लूंगा। तो ये जो वैचारिक क्षेत्र में काम करना है, यानी क्या काम होना चाहिए? तो भारतीय चिंतन की मूल विशेषता क्या है? मूल विशेषताओं में से शायद सबसे प्रमुख विशेषता वो यह है कि एकात्मता है, जो जितनी भी सृष्टि ईश्वर ने बनाई हुई है, और उनमें और ईश्वर में और अन्य सब लोगों में एक ही भाव, जिसको हम कहते हैं ना, सब में एक ही ईश्वर का वास है। तो इस भारतीय चिंतन पर आधारित एक अपना जीवन दर्शन बना। हुआ क्या कि बीच में लगभग 1000 वर्ष तक हमारा संघर्ष का काल था, संघर्ष। तो यहाँ की जो समाज व्यवस्था है वह भी इस एकात्मता के भारतीय चिंतन पर आधारित है। समाज व्यवस्था हजारों वर्षों तक वैसा समाज अपना चला लिया इस व्यवस्था के आधार पर।
लेकिन यह बीच का जो 1000 वर्ष का अपना संघर्ष का काल आ गया, तो स्वाभाविक रूप से उस संघर्ष में अपनी पहचान बनाए रखना और स्वाधीनता के लिए प्रयास करना, यह सतत 1000 वर्ष तक देश में होता रहा है, 1000 वर्ष तक। तो ऐसे समय पर जो समाज व्यवस्था है वो थोड़ी सी उसमें विकृतियां आ जाती हैं, क्योंकि वरिष्ठ लोग जिन्होंने उन विकृतियों को दूर करना चाहिए, वे अपने अस्तित्व रक्षण में और देश को स्वाधीन करने में लगे हुए हैं। इस कारण से अपनी समाज व्यवस्था में कुछ कमियां आ गई, खराबियां आ गई। जैसे एक उदाहरण लेना हो तो जिसको हम कहते हैं अस्पृश्यता, ये अपनी समाज व्यवस्था में कहां से आई, कैसे आई, किसी ग्रंथ में इसके बारे में उल्लेख नहीं है, लेकिन अस्पृश्यता की बात आ गई। तो अब वो वर्तमान स्वाधीन हुए, ठीक है, खंडित रूप में हुए, स्वाधीन हुए हैं। तो अब स्वाधीन भारत में जो भी काम होगा वह इस भारतीय चिंतन जिसका मूल आधार है सब में एकात्मता है, सब में एक ही ईश्वर का वास है। इस चिंतन को प्रस्तुतित करने वाला और बढ़ाने वाली समाज व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि बिगड़ चुकी है। तो ये प्रबुद्ध लोगों का काम रहता है कि ऐसे समय पर सारी बातों का अध्ययन करते हुए क्या विकृति आई है, क्यों आई है, उसको दूर करना है तो हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें जनसामान्य नहीं सोच सकता है, ये प्रबुद्ध जगत को सोचने का विषय आता है। तो प्रज्ञा प्रवाह के उद्देश्यों में यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि अपने बेसिक चिंतन के आधार पर हमारी समाज व्यवस्था पुनर्स्थापित हो, लेकिन टर्मिनोलॉजी एंशिएंट नहीं है। तो वर्तमान समय में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उन टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए भारतीय चिंतन को प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ा वैचारिक चैलेंज है। यह हाथ में एक वन ऑफ द एम्स ऑफ प्रज्ञा प्रवाह के रूप में तब प्रमुख प्रज्ञा भारती नाम, यह एक लक्ष्य, इसके साथ साथ अन्य भी कुछ लक्ष्य हैं। जैसे अपनी जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को हमारा सही इतिहास नहीं जानते हैं, उनकी गलती नहीं है, हमारा शिक्षण व्यवस्था ही वैसी है, दुर्भाग्य है। लेकिन आज भी अब थोड़ा बदलने का प्रयास तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। उसमें प्रज्ञा प्रवाह के संगठन के भी कुछ लोग शामिल होते हैं, होने चाहिए उस एक्सरसाइज में। What should be our new education policy, national education policy? तो ऐसे कामों के लिए भी थोड़ा सा इस वैचारिक क्षेत्र के काम प्रज्ञा भारती ने करना चाहिए। फिर जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोगों की कुछ मर्यादा है, अपन जानते हैं, अपन उनके बीच में काम कर रहे हैं, वो मर्यादा हम में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अधिकांश प्रबुद्ध लोगों में दो बातें विशेष रूप से रहती हैं व्यक्तिगत अहंकार के अलावा। एक बात तो उसमें से है कि उनकी जो भी सोच है वो भारतीय चिंतन पर आधारित नहीं। साधारणतः यह प्रबुद्ध लोगों की सोच यह पश्चिमी चिंतन के आधार पर विकसित हुई। इसके विस्तार में नहीं जाता, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अलग विषय है। लेकिन अधिकांश भारत के प्रबुद्ध जो है वो पश्चिम के चिंतन को सोचते हुए भारत में कुछ करने की सोचते, तो उन्होंने पश्चिमी चश्मे से दुनिया को न देखते हुए भारतीय चिंतन यानी भारतीय चश्मे से दुनिया की ओर, समस्याओं की ओर देखना चाहिए और उसका निराकरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो पश्चिम सोच से भारतीय सोच बने प्रबुद्ध लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है जो प्रज्ञा भारती ने अपने हाथ में लिया हुआ है। और दूसरा काम है, ये प्रबुद्ध लोगों की एक और थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन। हम जानते हैं कि उन्हें जन जीवन के यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो प्रबुद्ध जगत में विचरण करते थे। तो व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटी एज ऑन टुडे? तो आज की जो वस्तु स्थिति है जमीनी धरातल पे, उसकी जानकारी इन प्रबुद्ध लोगों को कम होती है, स्वप्न में विचरण करने वाले लोग हो जाते हैं।
इनका जमीन से कोई संबंध नहीं रहता, आज की रियलिटी से उनका संबंध नहीं रहता। तो ये दोनों बातों को दूर करते हुए हमें पश्चिमी चश्मे से नहीं देखना, भारतीय चश्मे से हर बात को देखना। और दूसरा, ग्राउंड रियलिटीज की उनको रियलिस्टिक जानकारी देनी चाहिए, रियलिस्टिक जानकारी। तब वो स्वप्न में विचरण करते हुए इन बातों का अध्ययन नहीं करेंगे, कोई सुझाव नहीं देंगे। वे जो सुझाव देंगे वो जमीनी धरातल पर उपयोगी होगा, ऐसा सुझाव दिया जाए सारे अध्ययन चिंतन के बाद। और जो भी सुझाव दिया जाएगा वो भारतीय चिंतन पर आधारित है। ऐसी सोच वाले प्रबुद्ध लोगों की संख्या कम है, ये बढ़ाना और उनकी क्षमताओं का इस प्रकार से परिवर्तन में जहां जहां जिसका उपयोग हो सकता है इनका उपयोग करना, यह भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्रज्ञा भारती ने अपने सामने रखा। हम लोग उसी के पूर्ति में लगे हुए हैं, उसी दृष्टि से हम अनेकानेक आयोजन करते हैं। कैसे आयोजन करते हैं इसलिए स्वतंत्र सत्र होने वाला है, आज उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता है। फिर भारतीय लोगों का ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ योगदान है कि नहीं? अंग्रेजों के दुष्प्रचार के कारण हमारे यहाँ प्रबुद्ध लोग भी ये समझने लगे कि हम लोग कुछ नहीं जानते, हमें सब पश्चिम ने दिया, खास करके साइंस टेक्नोलॉजी पश्चिम ने दी। तो भारत के लोगों का अर्थशास्त्र इसमें सारा पश्चिम ने दिया, भारत का अर्थशास्त्र के बारे में कोई सोच ही नहीं है, ऐसा अधिकांश प्रबुद्ध लोग मानते। तो ऐसे जो ज्ञान के विविध क्षेत्र हैं, केवल दो का मैंने उल्लेख किया, अपन लोग और उसमें जोड़ सकते हैं। इन क्षेत्रों में भारत का कोई योगदान है कि नहीं? विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है कि नहीं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत का योगदान है कि नहीं? अन्य भी जो विषय आते उन क्षेत्रों में, जैसे समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या सारा पश्चिम हमको बताएगा उसके अनुसार हम चलेंगे? हमारा अपना भारतीय सोच इस दिशा में है कि नहीं कि शासन कैसे चलाया जाना, किन लोगों ने चलाना, कैसे चलाना। तो ऐसा इस प्रकार की बातों के गहराई में जा करके और फिर ये जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत के लोगों ने दिया है, तो किसने दिया है, कब दिया है, कैसे दिया है, ये जानकारी हमारी नई पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी साइंस रिलेटेड स्टूडेंट से पूछते हैं 50 वैज्ञानिकों के नाम बताओ, तो वो शायद 45, 46, 47 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लेंगे, 2-3 भारत के नाम उसमें आ जाएंगे जो बहुत चलते। तो क्या विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत का कोई योगदान नहीं? अर्थशास्त्र ये तो पश्चिम ने दिया है, भारत का तो कभी सोच ही नहीं था। अरे भारत की सोच में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जहां कहे गए हैं, जिसमें से 2 पुरुषार्थ अर्थ और काम ये रियलिस्टिक जीवन से संबंधित है कि नहीं? क्या हम केवल धर्म और मोक्ष की बात करते हैं? हाँ, ये 2 बातें अर्थ और काम ये धर्म के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन हमारा कोई आर्थिक सोच ही नहीं था, ये सोच गलत। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भारत इन दिस फील्ड ऑल्सो? चाणक्य का नाम उसमें आता है, अनेक नाम है। तो ऐसी जानकारियां चूंकि नई पीढ़ी को नहीं है, और दुर्भाग्य से हम लोग भी इसी शिक्षा प्रणाली में से निकले हुए हैं, तो हमें भी इसकी जानकारी जितनी होनी चाहिए साधारणतः उतनी नहीं होता, अपने से कुछ अपना होता। तो हमें भी ये जानकारी प्राप्त करनी होगी, लेकिन यह जानकारी समाज तक ले जाना और खास करके नई पीढ़ी तक ले जाना, यह भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्रज्ञा प्रवाह ने अपने सामने रखा हुआ। एक और लक्ष्य रखा हुआ, देखिए हर काल में, प्रत्येक काल को रामायण से लेकर उससे पहले का भी काल हम ले सकते हैं, जैसे अच्छे लोग समाज में होते हैं, अच्छी प्रवृत्ति के लोग समाज में होते हैं, तो बुरी प्रवृत्ति के लोग जो देश और समाज को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग हमेशा हैं, आज भी वैसे लोग। और खास करके वैचारिक जगत में इस प्रकार के लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। ग्रेट चैलेंज फॉर अस, ग्रेट चैलेंज। तो
उनके द्वारा भी देश की एकता अखंडता, समाज की एकता अखंडता, इसको ध्वंस करने वाली गतिविधियों में वे लोग शामिल होते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं वो लोग क्या क्या और कैसे कैसे कारनामे करते हैं। तो ऐसे देश को तोड़ने की दिशा में काम करने वाले लोग हैं, तो उनको समुचित प्रत्युत्तर देकर, वैचारिक धरातल का भी प्रत्युत्तर देकर के एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना, देश के लिए पॉजिटिविटी लिया हुआ नैरेटिव खड़ा करना, यह भी वैचारिक जगत में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम लोगों के साथ। और ये आज की स्थिति नहीं है, ये हमेशा होता आ रहा है कि ऐसी प्रवृत्ति के लोग हमेशा रहते हैं। आप रामायण ले लो, महाभारत ले लो, प्राचीन इतिहास ले लो, कोई भी काल ले लो, सारे के सारे लोग अच्छे हैं ऐसा कभी नहीं होता। और एक जगह पर चाणक्य सीरियल आता था, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, उसमें चाणक्य का कहा हुआ एक वाक्य बड़ा ही महत्व का है, सार्वकालिक मार्गदर्शक इस रूप में वह वाक्य हमारे लिए हो सकता है। चाणक्य कहते हैं अपने शिष्यों को समझाते हुए कोई विषय, कि इस देश का बुरे लोगों ने नहीं किया है जितना, उतना अच्छे लोगों की, प्रबुद्ध लोगों की निष्क्रियता के कारण। तो कुछ इस तरह का वाक्य आपको भी स्मरण में होगा कि देश का जितना नुकसान इन बुरे लोगों ने नहीं किया है, उससे ज्यादा नुकसान इन अच्छे लोगों ने, अच्छे चिंतकों ने निष्क्रिय रह करके। तो ऐसे चिंतक स्तर के जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उन्हें इस दिशा में ले आना, और उनके माध्यम से ये हमारे एक प्रकार के वैचारिक योद्धा होते हैं। वैचारिक योद्धा, सुदर्शन जी इस शब्द का बहुत उपयोग करते हैं, वैचारिक योद्धा, वैचारिक योद्धा, ये आजकल वैचारिक युद्ध है। ऐसे वैचारिक योद्धा तैयार करना जो इन देश के दुश्मनों के दुष्प्रचारों को व्यवस्थित रूप से खंडन कर सके और पॉजिटिव विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि उन्हें वो स्वीकार्य हो। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे वैचारिक जगत से अनेक चैलेंजेस जो हैं, उनके संदर्भ में अपना यह कार्य, जब अपने वरिष्ठ अधिकारी ने सोचा कि वैचारिक क्षेत्र में काम प्रारंभ होना चाहिए, तो ये इस तरह के काम उसके द्वारा अपेक्षित है। इस तरह के काम हम लोग इसी दिशा में प्रयासरत हैं। और खास करके जो क्या क्या किया जा सकता है, या इस प्रकार का जब सत्र आएगा, तो उस सत्र में हम जो कर रहे हैं उसके अलावा भी हमें कई नई प्रकार के कामों की जानकारी मिल सकती है। और ये हम बहुत अच्छा, हम भी लागू कर सकते। इसी को कहते हैं कार्यकर्ताओं का स्तर बढ़ना। लेकिन वो सत्र अलग है, इसलिए मैं उसके थोड़े विस्तार में नहीं जाऊंगा। अलग सत्र आएगा, उसमें क्या क्या किया जा सकता है ये आपके सामने विषय प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक मोटा मोटी इतिहास अपने ध्यान में आया। जैसे मैंने बताया कि साधारणतः ये प्रबुद्ध प्रज्ञा भारती के नाम से काम प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में अपने ध्यान में आया कुछ समय बाद कि भाग्यनगर, हैदराबाद में भी इसी नाम से काम ऑलरेडी चल रहा है। अपने जैसे लोग ही चला रहे, अपने विचार वाले लोग ही चला रहे। तो अगर ये नाम, यदि एक प्रांत में उस नाम से ऑलरेडी कोई काम चल रहा है, तो उसी नाम से काम करना साधारणतः दिक्कत रहती है, इसलिए नाम बदलना चाहिए। तो कुछ वर्षों के बाद यह प्रज्ञा प्रवाह नाम दिया। प्रज्ञा प्रवाह साधारणतः गतिमान रहता है, तो उसमें काल से सुसंगत बातें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, ऐसा इंगित किया जाता है प्रवाह इस शब्द से। शायद इसलिए यह नाम निर्धारित किया, तो नाम बदल गया। अब इसका एक लोगो होना चाहिए। तो इसका एक लोगो है, आप लोगों के सामने आया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपने कई जो केंद्र से परिपत्र आते हैं इत्यादि के लिए, उसमें वो लोगो दिखता है। वो लोगो है एक वैदिक कालीन ओम का, ओम जैसा लिखा जाता है।
समय के साथ थोड़ा सा इसमें लिखावट में भी अंतर आता जाता है। वैदिक है यानी बिल्कुल प्राचीन काल से भी हमको प्रेरणा लेनी है, इस बात को उम्मीद कर आज जिस तरह का ओम प्रचलित है वो भी रखा जा सकता है, लेकिन वैदिक यानी ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना वेद है। तो इस उस समय से लेकर उस समय जो ओंकार का एक विशेष महत्व है, और ये साइंटिस्ट भी स्वीकार करते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी है, मैं विस्तार में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि संक्षेप में, तो एक जो बिग बैंग थ्योरी है, पहले सब इकट्ठा था, एक जगह पर था, बिल्कुल घनीभूत अवस्था में था, और एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के द्वारा इस सारी सृष्टि का गठन हुआ। इसका विस्तार भी हो रहा, आज भी अपनी सृष्टि का विस्तार हो रहा, आज भी हो रहा। तो यह जो बिग बैंग हुआ था, तो उस समय की जो ध्वनि थी वह यह ओंकार है। इसलिए ओंकार बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ से एक विशिष्ट प्रकार की बात का एक प्रतीक इस रूप में हो सकता है। इसलिए वैदिक कालीन जो ओंकार है वह अपने प्रज्ञा प्रवाह के लोगों में है, और फिर कुछ एक दो चार शब्दों का कोई अपने पास भंडार है भारत में इस प्रकार का कोटेशंस का छोटे छोटे। तो ज्ञान विज्ञानम सहितम, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ऐसे तीन शब्द उसमें है। ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान भी। ज्ञान में जो मूलभूत बातें रहती है या अन्य शाखाएं रहती है, तो ज्ञान भी होना चाहिए, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य वाला विज्ञान भी, यानी विज्ञान से संबंधित ज्ञान भी, अपने यहाँ उसको अपरा विद्या कहा गया, अपरा विद्या वह भी महत्व की है। तो हम केवल प्राचीन बातें करने वाले ही नहीं है, तो प्राचीन और वर्तमान इसको व्यवस्थित रूप से जोड़ते हुए, इट इज इन कंटिन्यूटी ऑफ व्हाटएवर आवर बीन डन ड्यूरिंग दोस टाइम, एंशिएंट टाइम्स। उसी के क्रम में यह साइंस टेक्नोलॉजी साधारणतः जिस प्रकार की आज हमारी टेक्नोलॉजी है, ये 300-400 वर्ष पुरानी, लेकिन विज्ञान भारत में बहुत पुराना है। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती है, तो उसका कुछ हमको उपयोग करना पड़ेगा। हम केवल प्राचीन टर्मिनोलॉजी में ही बोलते रहे, तो आज के लिए वो लगभग मीनिंगलेस होने लगता है। तो हमें आज भी, जिसको हम युग धर्म भी बोलते हैं, शाश्वत धर्म, युग धर्म, तो आज भी उन्हीं सिद्धांतों को यहाँ प्रस्तुत करना ये हमारा एक वन ऑफ द एम्स है। तो ये लोगों के माध्यम से भी यदि कोई चिंतन करता है, तो यह जो निरंतरता है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें वैज्ञानिक जगत में काम करना है। प्राचीन को छोड़ना नहीं, लेकिन केवल प्राचीन तक ही सीमित नहीं रहना। तो प्राचीन से वर्तमान का एक लिंक इस रूप में स्थापित करते हुए वही आज का युग धर्म है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां करनी चाहिए। वो संकेत हमें प्रज्ञा प्रवाह के लोगों से मिलता है। इसलिए मैंने लोगों का थोड़ा सा आपसे उल्लेख किया, नाम का उल्लेख तो मैंने कर ही दिया। अब जो मेथोडोलॉजी क्या रहती है, तो मोटा मोटी उस स्तर के लोग इकट्ठा आए, कुछ चिंतन करें, चर्चा करें। केवल सरफेशियल डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हैबिट ऑफ गोइंग इनटू डीप, सर्वसामान्य व्यक्ति में ये नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा उसके लिए उस सोच वाले लोग होने चाहिए, उन लोगों ने इकट्ठा मिलकर के काम करना चाहिए। ऐसी सोच वाले समाज में अन्य भी अनेक लोग हैं। अपने को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि केवल हम ही लोग देश के बारे में अच्छे ढंग से सोचने वाले हैं। अपने विचार परिवार के बाहर भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, और आगे चलकर के अंत में मैं जो बातें बताने वाला हूँ उसमें अपने को ध्यान में ही आ जाएगा कि विचार परिवार के बाहर के भी लोगों का कैसा कैसा कंट्रीब्यूशन रहता है, उनको हम कैसे कैसे जोड़ते जाते हैं। तो इस दृष्टि से पहले कुछ सीमित शहरों में काम का स्वाभाविक है, क्योंकि जन संगठन नहीं है कि हर गांव तक ये संगठन पहुंचना चाहिए। तो सीमित 50 के आसपास स्थान निर्धारित किए जहां कोई ना कोई उस तरह की गतिविधि कर सकता है, ऐसी क्षमता वाला व्यक्ति है,
तो ऐसे इन 50 के आसपास स्थानों तक ही काम शुरुआत में सीमित रखा गया और फिर कहीं ना कहीं उनके छोटे छोटे ग्रुप भी बन जाते हैं। तो एवरीथिंग टू बी कंट्रोल्ड बाय सेंटर, यह स्थिति न रह करके रीजनल लेवल पर 6 केंद्र निर्धारित किए गए। मैं आपको केंद्र कौन कौन से थे यह भी बता सकता हूँ। उसमें भी एक कोलकाता यह केंद्र था। ये कोलकाता से तो प्रारंभ हुआ ना ये सारा विचार। तो कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम, ये 6 स्थान, ये आंचलिक केंद्र इस रूप में बनाए गए। और इन स्थानों के आसपास के जो नगरीय क्षेत्र है, नगर है, पता है लगभग 50 नगर, उसमें 6 माइनस कर दे तो भी 45 के आसपास नगर हो जाते हैं। तो जिसके भी वो निकट है उससे उनका जुड़ाव करते हैं। तो ऐसी ढीली ढाली संगठनात्मक रचना रखी गई। संगठनात्मक रचना ढीली ढाली रहेगी, ये बिल्कुल संगठन के रूप में भी नहीं है। तो ये वैचारिक आंदोलन इस रूप में, थोड़ा सा ये समझने में थोड़ी शुरुआत में दिक्कत रहती है, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते क्लैरिटी हमारी बढ़ती है। एक ही दिन में एक ही दिन का कुछ उद्बोधन सुन करके, प्रस्तुतिकरण सुन करके हमारे सारे विचार बदल जाएंगे, इस प्रकार की यह बात नहीं। धीरे धीरे हमें ये ध्यान में रखना है कि हम ना तो संगठन है और न ही केवल मंच है। वी आर समवेयर इन बिटवीन। अब कैसे समवेयर है ये थोड़ा सा जो पद्धति में जो सत्र आएगा उसमें शायद इसकी थोड़ी सी विवेचना हो सकती है, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि यदि संगठन है तो संगठन से जो व्यक्ति जुड़ेगा उसे उस संगठन की जो नीतियां हैं, जो क्रिया कार्यक्रम होते हैं, जो उस संगठन की जो मान्यता है वो सभी मान्य होनी चाहिए, तभी वो संगठन से जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। तो प्रबुद्ध लोगों की स्थिति जो विचार परिवार के बाहर के, ये व्यावहारिक स्थिति कि कुछ बातों से वो सहमत रहेंगे, कुछ बातों से असहमत रहेंगे, फिर संगठन के से कैसे जुड़ेंगे। लेकिन मंच से जुड़ सकते कि किसी विशिष्ट मुद्दे को लेकर के यदि इकट्ठा आए हैं, उस मुद्दे से उनकी सहमति, तो उस मुद्दे को लेकर के वो अपने साथ काम कर सकते हैं। अन्य कोई मुद्दा आता उस समय अलग रहेंगे, हमको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। जैसे किसी का स्वदेशी आर्थिक चिंतन, इसमें गहरी रुचि है, जिसकी इच्छा है कि भारत का आर्थिक चिंतन स्वदेशी पर आधारित होना चाहिए, अपने विचार परिवार का भी नहीं है, तो इस स्वदेशी से संबंधित कोई चिंतन मंथन का कार्यक्रम है, उसमें वह नया व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। और कोई विषय आता है उससे वो सहमत नहीं है, वो अपने से नहीं जुड़े, इसलिए इसको संगठन नहीं रखा, मंच रखा। देखिए कांग्रेस के समय पर, जो स्वाधीनता संग्राम के समय पर जो कांग्रेस के नेतृत्व तले संघर्ष होता था, अपने डॉक्टर हेडगेवार जी भी उसमें शामिल हुए थे, हिंदुत्ववादी विचारों के। कांग्रेस हिंदुत्ववादी विचारों की नहीं है, अलग विचारों की है। समाजवादी सोच वाले लोग उसमें शामिल हुए थे कि नहीं, बाद में पार्टी अलग बनी। तो अन्य विचार वाले लोग, स्वाधीनता के लिए एक मंच होना चाहिए, तो कांग्रेस यह एक मंच के रूप में था कि नहीं था, अन्य विचारों वाले लोग जुड़े। तो यह बात ध्यान में रखते हुए ये मंच प्योरली मंच भी नहीं रहेगा, प्योरली संगठन भी नहीं रहेगा, ढीला ढाला संगठन का ढांचा तो रहेगा, लेकिन पूरी तरह से संगठन नहीं रहेगा, एक वैचारिक आंदोलन इस रूप में रहेगा। ऐसा रखते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने से जुड़ते हैं, नॉट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, बट द पॉइंट रिगार्डिंग ही और शी हैज अ स्पेशल कंसर्न। तो ऐसे लोग हमसे सरलता से जुड़ सके, इस दृष्टि से इसको इसी प्रकार का स्वरूप दिया गया है कि न तो संगठन है न मंच है। अब जो मैंने कहा था आपको, थोड़ी सी संगठनात्मक रचना आज की तो आपके ध्यान में है, इसलिए बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। 50 नगरों से लेकर के फिर जब काम बढ़ता गया तो प्रांतों का यूनिट बनना प्रारंभ होगा, स्वाभाविक ये होना ही चाहिए, प्रांतों का यूनिट बनेगा। और फिर प्रांतों का यूनिट बनने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा नीचे उतर सकते हैं, तो विभाग महानगर स्तर पर भी इकाइयां बन सकती है, वो बनने लगी है। फिर 2-4 प्रांतों को मिलकर के क्षेत्र हो जाता है, तो जो आंचलिक रचना पहले की ऑन दोज लाइंस,
क्षेत्र के, जैसे अपने अरविंदा है, ये अपने क्षेत्र के संयोजक है जिसमें 4 प्रांत है। तो ये काम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये संगठनात्मक स्वरूप भी उसका परिवर्तित होता जाता है। तो उस दृष्टि से, और फिर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं कि जो वैचारिक क्षेत्र में ही काम कर रही हैं, अपने ही लोगों ने शुरू की हुई है। तो वे संस्थाएं भी कुल मिलाकर के इस ब्रॉड प्रज्ञा प्रवाह के अंतर्गत आती हैं। ऐसी लगभग 30-35 संस्थाएं हैं देश भर में जो अपने विचार को लेकर के चलती हैं, लेकिन एक विशिष्ट फोकस लेकर, जैसे जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र। तो केवल जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है, उसका अध्ययन करने वाले लोग। तो कहीं नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी सेंटर, तो नॉर्थ ईस्ट में कैसी पॉलिसी होनी चाहिए देश को सर्वोपरि रखते हुए, तो वो असम में है, उस प्रकार का गुवाहाटी में है, ऐसे अलग अलग जगहों पर संस्थाएं बनी। ये भी चूंकि वैचारिक क्षेत्र की है, इसलिए आजकल जो चलता है एक हर प्रांत में मंच बन, जैसे आपके प्रांत में अलग अलग नामों से बने। अपना लोक प्रज्ञा इस नाम से अपने दक्षिण बंगाल में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से चलते। तो ऐसे जो सारे प्रांत हैं जिनकी अपनी अपनी प्रांत की टोली होती है, प्रांत संयोजक सह संयोजक होते हैं, इनकी वर्ष में एक बार बैठक होती है ताकि कुछ न कुछ सिमिलैरिटीज रहे। तो इसलिए वर्ष भर के लिए कोई एक विषय भी दिया जाता है, वर्ष भर के विषय दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताना हो तो औपनिवेशिक मानसिकता से भारत की मुक्ति, कुछ वर्ष पहले ये विषय दिया गया था। कुछ वर्ष पहले एक और विषय दिया गया था, एकात्म मानव दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा। ऐसे अनेक विषय प्रति वर्ष एक दो विषय देकर के, ताकि देश भर में वह विषय लोगों के सामने प्रस्तुत हो सके। इस दूसरे से ऐसे अलग अलग विषय रहते हैं। इसमें से मैं आप केवल एक कार्यक्रम के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि समय कम है। मैं देख रहा हूँ, घड़ी है मेरे सामने, अभी 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा ताकि थोड़ा सा चर्चा डिस्कशन के लिए भी समय रहे। लोक मंथन नाम का अपना एक बड़ा आयोजन रहता है, देश भर का आयोजन है, किसी प्रांत का नहीं है, पूरे देश का है। और इसमें प्रज्ञा प्रवाह की प्रमुख भूमिका है, लेकिन वैचारिक क्षेत्र में जो अन्य संगठन काम करते हैं वे भी इसके साथ जोड़े जाते हैं। तो संक्षेप में यदि केवल एक लोक मंथन का बताना हो, 2016 में जो भोपाल में हुआ, मैंने जो कहा ना कि अपने विचार परिवार के बाहर भी अच्छी सोच वाले बहुत लोग हैं, और खास करके युवाओं में भी बहुत लोग हैं। इस बात को अंडरलाइन करने के लिए मैं लोक मंथन का उल्लेख कर रहा हूँ। इसमें यदि संक्षेप में बताना हो तो जहाँ कार्यक्रम लेना है वहाँ की कैपेसिटी कितनी है, सब लोग बैठेंगे तो लगभग 1000 की कैपेसिटी उसमें थी, जहाँ पर सब लोग बैठ करके विचार विमर्श कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में भी करेंगे, जो इकट्ठे बैठकर करेंगे। तो 1000 कैपेसिटी है, तो 1000 पार्टिसिपेंट्स इस लोक मंथन में, 3 दिवसीय था इस लोक मंथन में 1000 पार्टिसिपेंट्स आने चाहिए। लेकिन रचना कैसे बनी, जिसको कहते हैं ना अलॉटमेंट ऑफ नंबर, ये तय किया गया कि 50% अपने विचारों के जो विभिन्न संगठन चलते हैं इससे संबंधित लोग उसमें आए, उनका भी तो प्रशिक्षण होना चाहिए। वैचारिक क्षेत्र में काम करने वालों का भी प्रशिक्षण होना, जैसे आज अपना प्रशिक्षण हो रहा है। तो 50% ये संख्या रहेगी। उसमें भी एक गाइडलाइन थी कि यथासंभव, क्योंकि हर प्रांत को कोटा दिया है, किसी को 20, किसी को 15, किसी को 30, उसकी स्थिति देखकर उनको कहा गया कि ये अपने प्रांत के किसको भेजा जाएगा ये तय करते समय आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक, इसमें कुछ महिलाओं का इंक्लूजन होना चाहिए, इसमें कुछ युवाओं का इंक्लूजन होना चाहिए। तो 20 संख्या तो किसी संगठन को मिली है, देश भर में उनके राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी 20 हो जाएंगे, सरलता से हो जाएंगे। ये न हो इसलिए ये स्पेसिफिक कंडीशंस डाली गई थी। ऐसी संख्याओं की 50% कैसे आएंगी? ये तय हुआ कि 50% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से,
तो देश भर में इस स्थिति के सारे लोगों तक बात पहुंचाई गई और चयन करते हुए उनको कहा गया कि आप अपना प्रोफाइल भेजिए, आप अपना ट्विटर अकाउंट का प्रोफाइल भेजिए। तो ये सारे देख करके ध्यान में आता है कि कौन राष्ट्र सर्वोपरि इस मानसिकता का है और कौन राष्ट्र को तोड़ने वाली मानसिकता का है। तो तोड़ने वाली मानसिकता वालों को थोड़ी अपन देंगे, तो राष्ट्र सर्वोपरि मानसिकता वाले लोग हैं। और देखिए ये इस प्रकार के कामों में युवा ही सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। इसलिए आप लोगों को आश्चर्य होगा कि लगभग 500 जो अन्य लोगों को अपन ने बुलाया था उसमें लगभग 80% युवा थे, 80%। प्लस संगठनों को भी कहा गया था कि आपके प्रतिनिधियों में भी युवा होने चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। और इसमें से अधिकांश लोग, क्योंकि उस पूरे आयोजन में पूरा समय में उपस्थित था तो कई लोगों से विचार विमर्श चर्चा इत्यादि होती थी, तो ध्यान में आता है कि ये इससे पहले संघ विचार परिवार से कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं था या जुड़ी हुई नहीं थी जिनकी यदि है। लेकिन ये सारी विषय सुन करके अब उनमें भाव जगा है कि मैंने भी ऐसा करना, मैं अपनी जगह पर जाकर के करूंगा, करूंगी। उदाहरण देना हो तो अभी मैंने बताया ना कि प्रज्ञा प्रवाह का बंगाल का वर्ग चल रहा है। हाँ, प्रज्ञा प्रवाह का बंगाल का वर्ग चल रहा है, वैसे ही मध्य क्षेत्र का चल रहा है। तो उस मध्य क्षेत्र के वर्ग के संचालन में जिनकी महती भूमिका है, ऐसे 2 युवा और 1 युवती को मैं जानता हूं कि जो इस लोक मंथन के बाद अपने विचार प्रचार से जुड़े और अब वो इतने सक्रिय हो गए हैं कि उन्होंने एक नया युवाओं के लिए मंच स्थापित कर दिया है। उसके माध्यम से सैकड़ों हजारों युवाओं तक वे पहुंच रहे हैं। मैंने कहा कि अपने विचार परिवार के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग हैं, उनको हम अपने में कैसे समाहित करेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो मेरे ख्याल से अन्य बातों का मैं उल्लेख अब नहीं करता हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। जितनी बातें आ गई तो मोटा मोटी स्वरूप अपने को ध्यान में आ गया है। इस संबंध में आप थोड़ा सा विचार विमर्श चर्चा इत्यादि के लिए जो संचालक है इस कार्यक्रम के, वे कृपया वो जिस तरह से संचालित करने का तय हुआ होगा आप करिएगा। अभी अपने पास लगभग 20 मिनट है। संचालक प्रारंभ करिए। माननीय सदानंद जी का